डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पर यह वीडियो 9th क्लास के विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वीडियो का कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो में हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड और एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे, जिनकी बुनियाद पर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी की रचना की। हम एटॉमिक थ्योरी पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ डाल्टन के जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातों की भी चर्चा करेंगे, जैसे मरने के बाद डाल्टन की आंखों की जांच क्यों की गई और डाल्टनिज्म क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि पदार्थ यानी मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर, यानी जो कुछ भी द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है वह मैटर यानी पदार्थ है। All the things which we see or feel around us, like air, water, plant, etc., are matter. ध्यान देने की बात यह है कि हम एयर यानी हवा को देख नहीं सकते, परंतु उसे महसूस कर सकते हैं और साथ ही यह स्थान भी लेती है, इसलिए हवा भी मैटर है। प्राचीन भारतीय और यूनानी दार्शनिक सदैव मैटर यानी पदार्थ की संरचना के बारे में सोचते रहे। लगभग 500 ईसा पूर्व भारतीय महर्षि कणाद ने कहा था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते रहेंगे तो हमें छोटे और छोटे कण मिलेंगे, परंतु एक समय आएगा जब हम सबसे छोटे कणों को देखेंगे, ऐसे कण जिन्हें आगे विभाजन करना संभव नहीं होगा। उन्होंने इन कणों को परमाणु नाम दिया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस सिद्धांत को विस्तृत किया और कहा कि यह कण सामान्य रूप से एक संयुक्त रूप में मौजूद होते हैं जो हमें पदार्थ का रूप देते हैं। लगभग इसी युग में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और लुसिपस के भी यही विचार थे और उन्होंने परमाणु की जगह एटम नाम दिया, जो कि ग्रीक शब्द एटमोस से बना था, जिसका अर्थ इंडिविजिबल यानी अविभाज्य होता है। भारतीय और यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तावित ये सभी सिद्धांत प्रयोगों की बजाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी सोच पर आधारित थे। लगभग 2000 वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल एक कल्पना ही बना रहा। प्रारंभिक वैज्ञानिक प्रयोगों ने परमाणुवाद यानी एटोमिज्म की धारणा का समर्थन किया और 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच के अंतर को पहचान लिया। आइए अब उन प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स को जानेंगे जिनके आधार पर डाल्टन ने अपनी परमाणु थ्योरी प्रतिपादित की। डाल्टन का सिद्धांत उस समय ज्ञात केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पर आधारित था। यह नियम एल लोवेसियर और जेल प्राउस्ट द्वारा दिए गए थे। सन 1774 में लेवेजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, जिसके अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसका मतलब है कि टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस बिफोर द रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस आफ्टर द रिएक्शन। दूसरा नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ष 1779 में जेल प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, यानी कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पानी में हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास का अनुपात यानी रेशियो हमेशा 1:8 होता है, चाहे पानी का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अब हम डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर चर्चा करेंगे। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पहले नंबर पे है डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, दूसरा इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। एक्सपेरिमेंटल बेसिस ये ज्ञान कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़
यह ज्ञान कि कंपाउंड्स जो हैं विभिन्न एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम डाल्टन थ्योरी के पोस्टुलेट्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे है, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। यह पोस्टुलेट आधारित था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज एटम। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आधारित था इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरा, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। चौथा, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डाल्टन ने परमाणुओं की संरचना या संरचना का वर्णन करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि परमाणु वास्तव में कैसा होता है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों द्वारा दिखाए गए विभिन्न गुणों को यह मानकर समझाया जा सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणुओं के समान नहीं है। इस चित्र में एलिमेंट X के एटम्स एक तरह के हैं, एलिमेंट्स Y के एटम्स दूसरी तरह से दिखाए गए हैं, और एक कंपाउंड जो कि एलिमेंट X और Y के 2:1 के अनुपात से मिलकर बना हुआ है। फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। छठा पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आधारित था। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक टर्निंग पॉइंट थी इन द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैटर एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा ऑफ केमिस्ट्री। आइए अब जॉन डाल्टन के जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातों को जानते हैं। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, केमिस्ट और फिलोसोफर थे। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के अलावा बहुत से गैस लॉज और कलर ब्लाइंडनेस का पहला डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया, जिससे वे स्वयं पीड़ित थे। डाल्टन एक इंडिफरेंट एक्सपेरिमेंटर थे और उनका एकमात्र मनोरंजन गुरुवार दोपहर को लॉन बॉलिंग था। शायद यह उन लकड़ी की गेंदों का दृश्य था जिसने उन्हें परमाणु सिद्धांत का विचार प्रदान किया। 1798 में जॉन डाल्टन ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पहला वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किया, जब उन्हें पता चला कि वह कलर ब्लाइंड है। इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस को कभी कभी डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। डाल्टन ने सुझाव दिया कि आँखों में जो तरल पदार्थ विट्रियस ह्यूमर होता है, उसका रंग स्पेक्ट्रम में कुछ रंगों के लिए फ़िल्टर के रूप में काम करता है। डाल्टन के विचारों को उस समय उनके कंटेम्प्रेरीज के विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए मृत्यु के बाद जांच हेतु अपनी आंखें दान कर दी। उनकी मृत्यु के अगले दिन डॉक्टर ने ऑटोप्सी करी और ये पाया कि जो विट्रियस ह्यूमर फ्लूइड था वो परफेक्टली कलरलेस था, जिससे डाल्टन का कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित सिद्धांत गलत साबित हुआ। 1995 में किए गए डीएनए एनालिसिस
और उनकी मृत्यु के 150 साल बाद जर्नल साइंस में प्रकाशित किया गया। जिससे पता चला कि डाल्टन में मध्यम तरंग दैर्ध्य यानी मीडियम वेवलेंथ प्रकाश के लिए संवेदनशील रिसेप्टर के जीन की कमी थी और वास्तव में वह ड्यूटेरानोपिया या लाल हरे रंग के अंधापन से पीड़ित थे, एक ऐसी स्थिति जिसे अभी भी डाल्टोनिज्म कहा जाता है। आँखों को साहित्यिक एवं दार्शनिक सोसाइटी द्वारा सुरक्षित रखा गया और वर्ष 1997 में संग्रहालय को दान कर दिया गया।